हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद 50 लघु उत्तरीय, 50 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करा देंगे, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को कवर किया था और वो सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो सबको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया अच्छे तरीके से। आसान शब्दों मैंने समझाया है। जिन लोगों ने देखा है उनको समझ में अच्छे से आ गया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि समाज में कानून की भूमिका क्या है। समाज में जो कानून व्यवस्था है उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समाज में जो भूमिका है वो है, पहला पॉइंट, समानता। ठीक है, कानून की नजर में यानी संविधान की नजर में सब लोग कैसे हैं, समान हैं। चाहे समाज में किसी भी जाति के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सब लोग कैसे हैं, समान रूप से हैं। तो हमें कानून क्या होता है, कानून हमें ये भूमिका निभाता है, कानून हमें ये समानता देता है कि सभी लोग क्या है, समान हैं। ठीक है, सभी को समान अधिकार देता है कानून। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, अपराध नियंत्रण। यानी कानून व्यवस्था क्या करता है, कानून व्यवस्था भाई समाज में कोई अपराध होती है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, तो दंड के माध्यम से अपराध को रोका जाता है, ये कानून व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मान लो कहीं पे जैसे महाकुंभ मेला लगा हुआ है, तो महाकुंभ मेला में बहुत सारे फोर्स के जवान लगाए गए हैं ताकि जो है वहां पे जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और दूसरी बात ये है कि वहां पे कोई ऐसी दंगा या फिर कोई ऐसा घटना ना घट पाए जिससे समाज में जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़े। तो इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। समाज में शांति और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कदम उठाए जाते हैं। ट्रैफिक के जो नियम होते हैं सड़क पर, इसके लिए कानून व्यवस्था अगर अच्छी रहती है तो सड़क पर जो इतनी दुर्घटनाएं होती हैं वो ना हो। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से नियम अपनाया जाता है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप इन्हें आराम से समझ के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। नगरीकरण के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। 3 विशेषता पूछा है, 3 नंबर चाहिए तो 3 पॉइंट आपको लिखना होगा। जितना पूछा गया है उतना लिखिए। ठीक है, तो पहला देखिए, नगरीकरण का मतलब ये होता है जब लोग गांव से जाके नगर में बस जाएं तो नगर में बसने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। आपको सिंपल वर्ड में समझाया जाए तो बस इतना समझिए कि नगरीकरण क्या है, एक जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो गांव से लोग कहाँ जाते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं यानी नगर में जाते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है, नगरीकरण है। अब इसकी 3 विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 विशेषता में पहली विशेषता ये है, शहरों में बढ़ती जनसंख्या। यानी जब गांव से लोग कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है शहर में जनसंख्या बढ़ेगी। तो शहर में क्या होगा, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, पहली विशेषता। दूसरी देखिए, नौकरियों के अवसर में वृद्धि हो जाएगी। यानी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग शहरों में जाके जो है अपना पूरा एक तरह से बसाव हो रहा है, शहरों में शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है कहीं कहीं नौकरी की जो अवसर होते हैं उसमें वृद्धि कर रही है। कोई एक फॉर्म निकलती है तो उस पर हजारों लोग अप्लाई करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुविधाओं का विकास। भाई इस शहर में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधा होती है, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, वहाँ पे अच्छे जॉब मिल जाते हैं, अच्छे सड़कें मिल जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे परिवहन के साधन आसानी से मिल जाते हैं। यानी शहर में सुविधा नहीं होता तो कोई शहर में नहीं जाता। सबसे बड़ी बात, वहाँ रोजगार कुछ ना कुछ मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होता है कि वहाँ पे सुविधा जैसे अस्पताल, स्कूल, बाजार, इन सब की व्यवस्था होती, तो इसीलिए जो है गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, मुंबई जैसे बड़े शहर का विस्तार इसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस छोटा सा आप डायग्राम यहाँ पे समझ सकते हैं
कि जो नगरीकरण है इसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ सुविधाओं का विकास होता है, इसीलिए जो लोग जाते हैं वहां पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 28, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? आजादी से पहले बहुत सारे ऐसे सामाजिक आंदोलन किए गए थे जिसमें आपने नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सहयोग असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आंदोलन चलाए गए थे वो आजादी से पहले चलाए गए थे और फिर आजादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें महिला आंदोलन, किसान आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो इसका मतलब कि आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं उद्देश्य में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि समानता लाना। समाज में जब कोई कुरीतियां, कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो समाज में समानता लाने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समानता लाना पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार प्राप्त करना। अधिकार प्राप्त करने का मतलब है कि जनता ने सरकार को बनाया है तो सरकार को ये फर्ज बनता है कि जनता के हित के लिए काम किया जाए। लेकिन जब जनता के हित के लिए काम नहीं होता है तो वही जनता जो है अपने अधिकार के लिए जो है आंदोलन करती है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि के लेकर आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। इसके बाद समाज में सुधार। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चलती हैं, बहुत सारी, जैसे आपने नाम सुना होगा तो सती प्रथा का। तो सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे पति मर गया तो पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को पति के साथ जिंदा जला देने की प्रथा सती प्रथा कहलाती है। कितनी घटिया प्रथा थी। तो ये सब जो प्रथाएं हैं इनको खत्म करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में बहुत सारी कुरीतियां हैं, छुआछूत जैसी बुराइयां थी समाज में, अब तो थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भी एक प्रकार से आंदोलन ही है, क्योंकि स्वच्छता देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी ही नजर आती है। खासकर शहरों में आप देख पाएंगे आपको गंदगी ज्यादा नजर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है समूह की विशेषता लिखिए। समूह क्या होता है? एक प्रकार से जो गुट होता है ना, गुट, बहुत सारे लोगों को गुट बन जाता है तो गुट क्या होता है? समूह कहलाता है। तो आखिर उसकी विशेषता क्या है उसको समझना है। तो देखिए, सामूहिक उद्देश्य, पहला पॉइंट क्या है? समूह से बनता है सामूहिक उद्देश्य। सभी लोग एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। यानी जैसे मान लो कि कोई काम करना है तो सारे लोग मिलकर उस काम को कर लेते हैं तो काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और सबको बेनिफिट भी मिलता है उस काम से। तो कहने का मतलब ये कि सामूहिक उद्देश्य यानी जब लोग मिलकर किसी काम को कर लेते हैं, गुट में रहकर, समूह में रहकर, तो काम आसानी से हो जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिस लक्ष्य को बनाए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सदस्यों की पहचान। सदस्यों की पहचान का मतलब ये है कि समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो उसकी पहचान के लिए एक दूसरे के लिए अपने गुट बना लेते हैं, अपने समूह बना लेते हैं कि हम अपने गुट में रहेंगे, अपने समूह का मदद करेंगे। इस प्रकार से एक समूह स्थापित हो जाती है। तो समूह की विशेषता है कि एक दूसरे की अपनी जानते पहचानते हैं और दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, आगे है नियम और अनुशासन। नियम और अनुशासन का मतलब ये कि जो भी आपने समूह बनाया है, जो भी आपका गुट है, उसमें एक नियम होना चाहिए, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई गुट में कोई बात दोबारा उत्पन्न ना हो कि वो पूरा गुट समाप्त हो जाए, पूरा समूह समाप्त हो जाए। तो ऐसा काम करना है, नियम के अनुसार काम करना है, अनुशासन बना के काम करना है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, यानी समूह के नियमों को पालन करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे क्रिकेट, स्कूल का क्रिकेट टीम है, तो आपने जो गुट बनाया, जो समूह बनाया है, वो समूह का उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ, भाई मैच जीतना है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य होता है कि भैया हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, पहला पॉइंट, जिन्हें मैच जीतना है। दूसरा, एक दूसरे को जानते हैं, अपने जो समूह के लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा, उसमें जो नियम होते हैं कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन पहले जाएगा बैटिंग करने, कौन बाद में जाएगा, कौन कीपिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब पूरी प्लानिंग होती है और नियम के अनुसार सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे काम होता है तो उसे समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे
लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जब जनता सरकार बनाती है तो इस प्रक्रिया को लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब जनता सरकार बनाती तो वही सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बहुत ही खूबसूरत बात कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता का है। ठीक है, जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र कहलाता है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, बहुत कमाल की बात कही इन्होंने कि जनता का मतलब सरकार किसकी है, जनता का है, जनता ने बनाया है, जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और ये 50 क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जानते हैं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव की क्या रहन सहन है, गांव की क्या वहाँ का वातावरण है, ये पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे ग्रामीण समुदाय, हेडिंग पड़ जाएगा और उसके बारे में लिखेंगे ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समाज है जहां मुख्य जो उनका कार्य होता है वो खेती होता है, पशुपालन होता है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं वो लोग। यहाँ लोग छोटे गांव में एकजुट होकर रहते हैं। तो कहने का मतलब ग्रामीण समुदाय का मतलब ये है कि जो उनका मुख्य व्यवसाय होता है वो खेती होता है। ठीक है, पशुपालन होता है, खेती और पशुपालन करते हैं ज्यादातर, और प्राकृतिक व्यवसाय पर निर्भर होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे समाज को ग्रामीण समुदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आराम से चीजों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रट्टा मार नहीं है, समझने वाली बात है बस यहाँ पे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि को अगर परिभाषित करना है तो आप इसे आसान शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में, ध्यान देंगे, किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या बढ़ने पर जो बढ़ने की गति है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि अलग है, जनसंख्या वृद्धि दर अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बता दे रहा हूं मैं कैसे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, मान लेते ए है, कोई एक क्षेत्र मान लेते हैं बी है। ठीक है, या एक ही क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते कोई क्षेत्र ए है, यहाँ पे मान लो 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, 1000 लोग रहते हैं, अगर 5 साल बाद यहाँ पे 5000 लोग हो जाएं तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन ये 5000 जो बढ़ा है किस दर से बढ़ा है, किस दर से बढ़ा है ये हमें समझना है। तो यहाँ पे जो 1000 जनसंख्या थी वो 5 साल में 5000 हुई है, तो आप इसे डिवाइड करके इसका निकाल सकते हैं किस दर से, नहीं किस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो किस दर से बढ़ रही है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति क्या होती है ये समझना है। देखिए यहाँ पे संस्कृति किसी समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला, धर्म और जीवन शैली का संगठित रूप होता है। यानी कल्चर कैसे संस्कृति है, तो वहां पे संस्कृति का मतलब है कि कोई समुदाय जिस धर्म में रहती है वहां की जो भाषा होती है, वहां का जो उनकी कला होती है, वहां की जो परंपराएं होती हैं, वहां की जो रीति रिवाज होती हैं, वहां को जो जीवन शैली होती है, इस पूरे पूरे के पूरे एक संगठित रूप को संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, एनीवन, कोई भी समाज हो, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपना एक रीति रिवाज होता है, अपनी उनकी भाषा होती है, अपना उनका एक कला होती है, अपना एक जीवन शैली होती है। तो इस प्रकार के पूरे संगठित रूप को संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आराम से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, दिव्यांगों के प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ठीक है, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो पहले तो आप ये समझ लें कि दिव्यांग है कौन, दिव्यांग किसे कहते हैं। दिव्यांग का मतलब कि जो अपने शरीर से कुछ न कुछ मतलब कि कमी हो, जैसे कि किसी हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो विकलांग होते हैं, जो अपंग होते हैं, इन्हें दिव्यांग के नाम से जानते हैं। किसी को जो है लंगड़ा लूला न कहकर दिव्यांग कहा जाता है। तो वो जो श्रेणी हो दिव्यांग, वो लंगड़ा लूला अंधा ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो दिव्यांग के जो प्रमुख समस्या हैं ये देखिए, शिक्षा और रोजगार की समस्या।
क्या शिक्षा रोजगार में कमी नहीं है? बिल्कुल कमी है। जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है ताकि वो भी समानता का जो है उन्हें अधिकार प्राप्त हो। तो शिक्षा रोजगार में उनकी कमी देखने को मिलती है। भेदभाव और सामाजिक स्वीकारता में कमी, यानी बहुत सारे समाज के लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते। मान लो कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो समाज स्वीकार नहीं करती है, यानी मदद नहीं करती है समाज, ठीक है। भेदभाव भी उनके साथ होने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थानों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। जैसे मान लो कोई कोई विकलांग है, तो उसको कहीं जाना है तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जो आम इंसान, जो जिसका पैर ठीक है, जिनकी आंखें सही हैं, जिनका हाथ सही है, वो जिनकी आंखें सही हो आराम से दुनिया को देख सकता है, समझ सकता है, कहीं भी जा सकता है और किसी को देखकर चीज़ों को महसूस कर सकता है। लेकिन कोई अंधा ना हो, मतलब अंधा हो और उसे ताजमहल दिखाइए और उसे ताजमहल की जो है खूबसूरती के बारे में बताइए, तो क्या वो महसूस कर पाएगा? मतलब महसूस तो कर पाएगा, लेकिन वो फीलिंग जो अंदर से आएगी कैसा होगा ताजमहल, वो महसूस नहीं कर पाएगा क्योंकि अंधा है वो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दिव्यांग होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप उसमें से कोई भी समस्या लिख सकते हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज कैसा होता है? देखिए, मशीनों और कारखानों पर निर्भर समाज औद्योगिक समाज होता है। औद्योगिक समाज का मतलब होता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं उन्हें औद्योगिक समाज कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि मशीनों कारखानों पर निर्भर होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, उद्योग यानी कंपनी में कोई काम करता है तो कंपनी में जो काम करेंगे उसके आसपास जो समाज रहेगी वो उसी कंपनी पर निर्भर रहते हैं, यानी वहीं से उनको जॉब मिलती है। तो उसके आसपास जो समाज होती है उसी को औद्योगिक समाज कहते हैं और वो उसी कंपनी पर, उसी मशीन, उसी कारखानों पर निर्भर होते हैं क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। यानी जिन क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण ज्यादा होता है वहां पे शहरीकरण हो जाता है आसपास के क्षेत्रों में। दूसरी बात है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग होता है ना, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा बसाव हो जाता है। जब जनसंख्या ज्यादा बसाव हो जाए तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ग पर आधारित समाज। वर्ग पर आधारित समाज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो औद्योगिक समाज होता है वो वर्ग पर आधारित समाज होता है। देखिए आपको बता दें, यहाँ पे जो जाति होती है ना ये जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है ना ये अर्जित किया जाता है। अर्जित करने का मतलब ये है कि आप भी उच्च वर्ग में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप निम्न वर्ग में आते हैं, निम्न वर्ग का मतलब गरीबी श्रेणी में आते हैं, तो आप भी कभी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का मतलब उच्च वर्ग में जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जो इन क्षेत्रों में रहते हैं वो उच्च वर्ग में आते हैं और ये वर्ग पर आधारित समाज होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृषक वर्ग क्या होता है? कृषक वर्ग जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखिए कृषक वर्ग वे लोग होते हैं जो कृषि कार्य करते हैं और इनमें से किसान, खेत मजदूर, भूमिहीन किसान, ये सब शामिल होते हैं। तो सिंपल भाषा लिखा हो कृषक वर्ग। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए दोस्तों और पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप इसे समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव कहाँ हो रहा है दोस्तों? समाज में हो रहा है। अब सवाल है कि समाज में परिवर्तन होना जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं, आइए देखते हैं इसमें। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, विचारधारा, परंपराओं के समय के साथ होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर मैं सिंपल और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए। आज से जो आपका गांव है, ठीक है, आपका गांव है या फिर जो भी आपका शहर होगा, जो भी गांव होगा, जो भी आपका क्षेत्र होगा, आज से 10 साल पहले अपने गांव को, अपने समाज को देखिए। क्या आज ऐसा समाज देखने को मिलता है आपका? आपका जवाब होगा नहीं। यानी समाज में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, बदलाव हुआ होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। आज से 10 साल बाद जब आगे समय आएगा तो वहां पे आपको समाज और बदलाव दिखाई देगा, समाज में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले शादी में इतना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले उतना बदलाव नहीं था समाज में। शादी जो होती थी वो लोग क्या करते थे, गांव में जाते थे, दूसरे के यहाँ घर पे चारपाई मांगते थे, चद्दर मांगते थे कि हमारे के यहाँ आज बारात आएगी, ठीक है। और
बारात आएगी तो लोग अपने अपने घर से लोग चद्दर खटिया एक एक देते थे, ताकि जो है उनका इज्जत सम्मान बचा रहे। आज के डेट में टेंट से सामान लेते हैं। डीजे शादी में जाता अनिवार्य है भाई, डीजे अगर ना जाए तो समझ जाए कि शादी मातम से लगती है। तो ये सब प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलता है। और बफर सिस्टम सबसे बड़ी बात ये है। तो कहने का मतलब कि समाज में बहुत सारी परिवर्तन आ चुके हैं, बहुत बदलाव आ चुका है समाज में। ये परिवर्तन जो बदलाव है इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि बदलाव समाज में हुआ है, इसलिए समाज परिवर्तन इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जनजाति क्या होती है। जनजाति, ठीक है, देखिए जनजाति क्या होती है। जनजाति एक ऐसी सामाजिक इकाई है जहां एक भाषा, परंपरा, रीति रिवाज साझा करती है। आमतौर पर सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। सुदूर क्षेत्रों का मतलब जंगल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। और इनका अपना एक समुदाय होता है, अपना एक समाज होता है, और उसी में लोग रहते हैं। अपना इनकी भाषा होती है, अपनी परंपरा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, अपना एक इनकी संस्कृति होती है। तो ऐसे लोगों को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। और सुदूर क्षेत्र का मतलब होता है कि दूर जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य क्षेत्रों से बेहतर बनाना या मानना, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। मैं दोस्तों आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र बी है और कोई एक क्षेत्र सी है, मान लेते हैं ये 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ए वाला जो क्षेत्र है, अगर ये कहे कि हमारे क्षेत्र के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बाकी ये 2 क्षेत्र के जो लोग हैं ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं हैं, तो अपने जब क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे कोई, तो उसे क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र को लोग मानते हैं कि हमारा क्षेत्र बेस्ट है, अच्छा है, और उसे सर्वशक्तिमान मतलब कि सबसे अच्छा माने रखते हैं और बाकी को दरकिनार कर देते हैं। तो ये जो भावना है ना, इसी भावना को, इसी विचार को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ मैंने देखिए बहुत कम सेंटेंस लिखा है। मैं आपको इस कम सेंटेंस में बड़ी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चीजों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। आप फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के अच्छे से पूरा बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया ना, तो देखिए मैंने आपको इतना शब्द लिखा है, लेकिन 4 नंबर में भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं जिस दिन आप समझ जाओगे तो। जैसे मैंने बताया ना कि ये फ्लो चार्ट वाला ऐसे करके, ये बी, ये सी है ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं इसमें, इसको फ्लो चार्ट बना के इसमें थोड़ा सा दर्शा के और उसके बारे में लिख देंगे, तो 4 में 4 पूरा नंबर मिल जाएगा। सही तरीके से कॉपी लिखने का तरीका बहुत लोग को पता नहीं है, लेकिन अगर आप तरीका पता चल गया ना, तरीका आपको, तो समझ जाए कि पूरा बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड किया है, बाकी आगे आपको बताता रहूंगा कि कैसे जो है आप अपनी कॉपी को और अच्छे से प्रेजेंट करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। आंदोलन होते हैं, अब यहाँ पे देखिए आंदोलन किसके लिए हुआ है, यहाँ पे आंदोलन हुआ है पर्यावरण के लिए, वहां पे आंदोलन हुआ था समाज के लिए, तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा गया था। यहाँ पे आंदोलन हुआ है, यहाँ पे किसके लिए, पर्यावरण के लिए, जिसका मतलब कि इन्वायरमेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई गई। तो अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब होता है अत्यधिक उसका जो उपयोग करना, ज्यादा जब उपयोग करते हैं लोग पर्यावरण का, तो पर्यावरण की क्षति होती है। जैसे पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई होती है, तो उस प्रकार से अगर उपयोग करेंगे तो भैया पेड़ खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो इन्वायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अतिदोहन नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम से, आसानी से, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, आगे है जंगलों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान। जो जंगलों की कटाई होती है ना, उससे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, आपको फिर से बार बता दे रहा हूं कि आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप 10 साल पहले अपने गांव को देखिए और 10 साल बाद देखेंगे तो क्या हालत होगी। जो आज की डेट में हालत है समाज की, जो हमारी सोसाइटी की समाज की हालत है, कहीं न कहीं बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। आज की डेट में लोग अपने खेत में जाकर घर बनवा कर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना, जमीन नहीं
बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया जमीन नहीं बढ़ेगी तो लोग खेत में जाएंगे, घर बनवाएंगे और रह भी रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो जंगलों की कटाई हो रही है, ये इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी तो और ज्यादा कटाई होगी, तो एनवायरमेंट और दूषित होगा। इसीलिए जगह जगह पे आंदोलन किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और जैव विविधता का नुकसान, जैव का मतलब होता है जहां पे जीव जंतु रहते हैं उसे जैव बोलते हैं, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहें, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो पूरा समूह है उसे जैव कहते हैं। और विविधता का मतलब भिन्नता यानी वैरायटी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ठीक, कोई एक तालाब है, क्या एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाती है? नहीं, कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हो तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब इन्वायरमेंट दूषित होगा तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है, खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण, जब औद्योगिक प्रदूषण होता है तो उसके लिए भी कहीं न कहीं पर्यावरण आंदोलन किए जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है। जिन क्षेत्रों में उद्योग का विकास ज़्यादा होता है वहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा दूषित होता है। सिंपल भाषा में कहें, जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके अगर हार्ट पर रिसर्च किया जाए तो ज़्यादा कार्बन मिलेगा, कार्बन मतलब काला, मतलब हार्ट काला मिलेगा। अगर जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर उनके हार्ट को रिसर्च किया जाए तो वहाँ पे उनको उनके हार्ट पर कम कार्बन मिलेगा, क्योंकि वो पूरा स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है, हिमाचल में प्रदूषण कम है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वेक्षण प्रणाली क्या होती है? तो देखिए सर्वेक्षण जो प्रणाली है ना, सर्वेक्षण प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्वेक्षण, सर्वे की बात हो रही है, ठीक है, सर्वे की बात हो रही है। अब सर्वे कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली जानकारी एकत्रित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार और डेटा संग्रह होती है उसका उपयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में इसको समझाएं तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो सर्वेक्षण होता है ना, सर्वेक्षण के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र का, जगह का पता लगा सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का जो है वातावरण कैसा है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, समाज कैसे रहती है, ठीक इस प्रकार से पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जब सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा भैया। तो सिंपल सी बात ये है, सर्वे प्रणाली का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की भावनाएं कैसी हैं, ये सब पूरा पता चलता है। कैसे? सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। तो आराम से इसे आप समझ के लिख सकते हैं। समझ जाएंगे दोस्तों तो अपनी भाषा में भी लिख पाएंगे, और अपनी भाषा में लिख लेंगे ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो साप्ताहिक बाजार क्या होता है? साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार नाम से स्पष्ट भैया, सप्ताह में जो बाजार सप्ताह में लगते हैं वो साप्ताहिक बाजार कहते हैं। तो साप्ताहिक बाजार वे अस्थायी बाजार होते हैं जो गांव या कस्बों में एक सप्ताह में विशेष दिन लगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो है बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं, ग्रामीण समाज में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे अभी भी मार्केट लगता है, और किसी दिन मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को ऐसे मार्केट लगता है, बाजार लगती है, उस दिन भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साप्ताहिक बाजार कुछ ऐसे स्पेशल दिन होते हैं जहां पे उस जगह पे बाजार लगाए जाते हैं और काफी ज्यादा भीड़ होती है, बिक्री होती है, यानी क्रय और विक्रय दोनों होता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, एक ही दिन के लिए होता है, तो साप्ताहिक बाजार होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, समानता नहीं है किसमें? लैंगिक में। आइए देखते हैं कैसे। लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भेदभाव। लैंगिक असमानता का मतलब कि अभी भी ग्रामीण समाज में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता, सोच बहुत छोटी अभी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनको दूसरे घर जाना है। बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं उनके दिमाग में, बहुत सारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, मतलब कि प्राचीन मान्यताएं हैं, उन सब के आधार पे देखा जाए तो समाज में कहीं न कहीं अभी भी कुछ सोच ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं
खासकर ग्रामीण समाज में जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे सोचते हैं, तो वहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिलती है कि जो है बेटा यानी पुरुष जो होते हैं बेटों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बेटों को ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। और जब बच्चे का जन्म होता है, अगर बेटा है तो खुशी ज़्यादा मनाते हैं, बच्ची का जन्म होता है तो खुशियाँ कम मनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो धारणाएं हैं ये लैंगिक असमानता को बताता है, ठीक है। आराम से लिख सकते हैं आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनजातीय संघर्ष क्या होता है। जनजातीय संघर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल भाषा में कहूँ तो मैंने आपको बताया था जनजाति के बारे में। जनजातीय लोग जंगलों के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो इनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष ये होता है भैया कि जंगलों के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना वो नहीं मिल पाती है इनको। जब वो जो नहीं मिल पाती हैं तो ये जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन वो जो उनको चाहिए, जो मदद चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए संघर्ष करते हैं। तो जनजातीय संघर्ष का अर्थ है जनजातीय समुदायों के अधिकारों, संसाधनों और पहचान को लेकर होने वाले विवाद को लेकर। सरकार भी बहुत कम ध्यान दे पाती है, तो यहाँ पे जो इनके अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ये संघर्ष करते हैं और फिर कभी कभी जनजातीय आंदोलन भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या है। अनुसंधान का होता है रिसर्च करना, शोध करना। अब रिसर्च कहाँ हो रहा है, शोध कहाँ हो रहा है, आपका जवाब होगा समाज में हो रहा है। तो समाज में किस प्रकार का रिसर्च होता है, किस प्रकार का शोध होता है, आइए देखते हैं। समस्या का चयन, यानी पहले हमें ये देखना चाहिए कि समस्या कहाँ से आई है, ठीक है। अगर आपको पेट में दर्द कर रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, समस्या क्या है, ठीक है। समस्या का समाधान तब मिलेगा जब उसका हमें जड़ मिलेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर दवा तभी देता है जब उसका उसे कॉज पता चलता है, यानी कारण पता चलता है कि आखिर दर्द हुआ क्यों, ठीक है। तो इसीलिए जांच करवाते हैं लोग। तो यहाँ पे जो सामाजिक समस्या, जब सामाजिक अनुसंधान है इन्हें रिसर्च में करेंगे तो पहले हमें समस्या का चयन करना पड़ेगा, आखिर समस्या क्या है, तभी तो आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा की मतलब ये कि पहले हम उसे देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर ये समस्या क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना इसके लिए काम करना पड़ेगा, समीक्षा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। डेटा संग्रह, डेटा संग्रह का मतलब ये होता है कि जब हम जांच कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे तो हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि अच्छा ये बीमारी छोटी सी है, इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा, यानी डाटा हमारे पास आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे है डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण का मतलब है कि पहले जब डेटा संग्रह कर लेंगे उसका विश्लेषण करेंगे, क्या क्या समाज में बुराइयां हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कितना काम करना है, कहाँ कितना काम नहीं करना है, ये सब सारी चीज डेटा विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है निष्कर्ष एवं रिपोर्ट लेखन, मतलब कि जब अनुसंधान रिसर्च हो जाएगा, जब रिसर्च होने के बाद जो है उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि भाई इतना हमने रिसर्च कर लिया है, इसका क्या निष्कर्ष निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 46 आपके सामने है, औद्योगिकरण के प्रभाव क्या है। जो औद्योगिकरण है इसका प्रभाव क्या है, तो उद्योगों का जब निर्माण होता है कहीं पे तो वहां पे शहरीकरण बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा है रोजगार में वृद्धि होती है, ठीक है, रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और नेक्स्ट पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग भेद का विस्तार होता है। सामाजिक वर्ग भेद का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ग उच्च लोग होते हैं, कुछ निम्न वर्ग होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास हो जाए तो वहां वर्ग जो भेद होता है इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की विशेषता बताइए। ग्रामीण समाज की क्या विशेषता है, तो देखिए कृषि पर आधारित समाज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था या समाज। नेक्स्ट है पारंपरिक रीति रिवाज, प्राचीन रीति रिवाज को अभी भी समाज में लेकर लोग चलते हैं, ठीक है। छोटे और सघन सामाजिक संबंध, यहाँ पे हमें समाज में ये देखने को मिलता है, छोटे और सघन सामाजिक संबंध देखने को मिलता है। अब तो गांव में बहुत कम लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं, गांव में भी, शहर में तो बहुत कम रखते थे, अब गांव में भी धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संबंध का मतलब बहुत कम मिलते जुलते हैं, टाइम किसी के पास नहीं आज के जमाने में, सोशल मीडिया से टाइम मिलेगा तब तो टाइम मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़ताल और तालाबंदी क्या होता है।
हड़ताल और तालाबंदी क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो लिखेंगे हड़ताल, श्रमिक अपने कार्य को रोककर विरोध करते हैं तो उसे हड़ताल के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को जो पूरे कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी जो है अपनी किसी भी मांग को लेकर धरना दे दें, ठीक है, तो उसे हम धरने को हड़ताल के नाम से जानते कि भैया हड़ताल कर दिए हैं, काम हम नहीं करेंगे, हमारी पहले मांग पूरी हो जाए तो हम काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हड़ताल उन कंपनी के श्रमिकों के द्वारा जब किया जाता है तो काम बंद कर दिया जाता है, उस काम बंद जब कर दिया जाता है तो उसे हड़ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब तालाबंदी क्या होती है? जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता द्वारा काम काज बंद कर दिया जाता है। नियोक्ता का मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो ऑनर है, ठीक है, जब उसके द्वारा उसमें उस कंपनी में ताला लगा दिया जाए, ठीक है, ये काम नहीं होगा, बंद, कहानी खत्म, अब तो इसको हम तालाबंदी के नाम से जानते हैं। यानी काम अब कंपनी में काम नहीं होगा तो इसे तालाबंदी के नाम से जानते हैं। अगर एक लाइन में समझना है तो बस आप इतना समझ जाइए, जब किसी कंपनी के, मान लो कोई कंपनी ए है, इस कंपनी के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना दे दें या काम बंद कर दें, ठीक है, तो उसे हम धरने देने को हड़ताल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कंपनी का मालिक कंपनी में ताला लगा दे और फिर कहे कि आज से काम नहीं होगा, अब काम खत्म, जाओ तुम लोग, तो इसका मतलब कि तालाबंदी हो गई भैया, अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जनजातीय एकीकरण की समस्या क्या है? जनजातीय एकीकरण की समस्या मतलब जनजाति को एक करने की बात हो रही है। समस्या क्या आ रही है? क्यों ना जनजाति को पूरा मिला दिया जाए? क्या समस्या हो रही है? आइए देखते हैं क्या समस्या हो रही है। सांस्कृतिक पहचान जो है कि संकट, यानी जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है उसके सबसे बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है कि भैया उनका पहचान क्या है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनकी पूरी संस्कृति अलग है, तो पहचान में संकट उत्पन्न हो रही है। दूसरा पॉइंट, विकास परियोजनाओं से विस्थापन। विकास परियोजनाओं से विस्थापन का मतलब ये होता है कि विकास जो हो रहा है ना, वो विकास परियोजनाओं से अलग है पूरी तरह से, उसका पूरी जो है, जो अन्य समाज है, जो जनजातीय समाज है, उन दोनों में विस्थापन देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। मुख्य धारा में शामिल होने में कठिनाई। मुख्य धारा में शामिल होने की कठिनाई का मतलब ये है कि भैया जो उनका मुख्य काम है उस काम को कैसे किया जाए, उन कठिनाई को दूर कैसे किया जाए, ये भी एक तरह से समस्या यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 आपके सामने है, जाति पूर्वाग्रह क्या है? लास्ट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर किया है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे, पूरा तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है जाति पूर्वाग्रह क्या है, तो लिखेंगे जाति पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी जाति के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और असमान व्यवहार करना, जाति पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नीचे यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। जाति पूर्वाग्रह का मतलब किसी जाति या समुदाय के प्रति नकारात्मक भेदभाव रखना या फिर उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। एक ऐसी सोच है, ठीक है, एक ऐसी सोच है जिसके कारण किसी समुदाय के प्रति नकारात्मक भेदभाव पैदा होती है। कहने का मतलब कि जाति पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि जब एक जाति दूसरे की जाति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करे तो उसको जाति पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से निचली जातियों के लोगों को साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो छुआछूत भी इसी प्रकार का होता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब कि समाज से बाहर कर देना, सामाजिक बहिष्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और नंबर आपके सामने यहाँ पे है 83 82 92 47 99। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे बिल्कुल फ्री में। बाकी अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी मेहनत से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।